सर यू आर आस्किंग समथिंग। यस, वो जेनेटिक कोड के जो सर सैलिएंट फीचर्स थे, उसमें जो सर जो सेकंड पॉइंट था डीजेनरेट वाला, कि जो कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं वो दिस वन डिजनरेट। हाँ, जो कुछ अमीनो एसिड्स जो कि सिर्फ एक कोडोन से ही वो कोड होते हैं, तो वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? डिजनरेट का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो एक से अधिक कोड के द्वारा वो किया था, मतलब ये फिक्स नहीं है। अगर एक नहीं है तो दूसरे कोड से भी काम चल जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे हमारा है ल्यूसीन, अगर UUA और UUG, अगर इन दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो तो क्या ल्यूसीन की कमी होगी? नहीं। नहीं होगी, क्योंकि दूसरा वाला काम करेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो डिजनरेट यस। टाइप का मतलब यही है कि सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, हेंस द कोड इज डिजनरेट टाइप। मतलब अगर एक नहीं है तो दूसरे से हमारा काम होना ही होना है। ठीक है। लेकिन जब हम इसकी यस। बात करते हैं कि कोई भी आपका जो एमिनो एसिड्स है पूरे ओवरऑल जितने भी हैं, तो एमिनो एसिड जो कोड कराते हैं, बैक्टीरिया के ले लीजिए, चाहे एनिमल के ले लीजिए या प्लांट का ले लीजिए, सब में वही कोडान पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उससे अलग कोडान, यानी कि अगर GUU बैलिन को कोड कर रहा है, वो कहीं भी देखिए GUU बैलिन को ही कोड करेगा। ठीक है ना? ये है यस इसका सर। यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। दूसरा चीज क्या है, इससे भी कुछ चेंज ही हो गया बेटा। एक पॉइंट था हमारा, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, द कोडोन इज रीड इन mRNA, सॉरी, सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। ये भी आपने देख लिया डिजनरेट। सेकेंड पॉइंट में था वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड। वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, मतलब हमने कहा कि कई अलग अलग कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ये तो होगा डिजनरेट टाइप। लेकिन जैसे ये GUU है, ये सिर्फ वैलिन को कोड करेगा, दूसरे किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ठीक है। इसे बोलते हैं अनएम्बिगुअस नेचर या स्पेसिफिक नेचर। जो न्यू बुक है आपकी, उसमें से रिमूव कर दिया गया, चाहे तो इसको मेंशन कर दे। ठीक है ना? कोई भी कोडॉन एक से अधिक एमिनो एसिड को कोड नहीं करता। समझ गए बात को? ठीक। इसे बोलते हैं कोडॉन इज अनएम्बिगुअस इन नेचर। एक और चीज है वॉवेल हाइपोथेसिस। क्या? वॉवेल हाइपोथेसिस। वॉवेल हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा था कि जो सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, मेनली दो न्यूक्लियोटाइड ही डिसाइड करते हैं, लास्ट वाला तो लग ही लेता है। अब आप यहीं पर देखिए AUU, AUU, AUC, AUA, यहाँ पे AU कॉमन है और इधर UC और A ये अलग अलग है। ये सबके सब आइसोल्यूसिन को कोड कर रहे हैं। कोड कर रहे हैं ना? सिर्फ यहाँ पर एक आया हुआ AUG, जहां पर इसने मेथियोनिन को कोड किया है। तो हम देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला है वो बहुत मैटर नहीं कर रहा। सही है ना? ठीक है। इसलिए इसको इसको जो टर्म दिया गया था, बॉवेल ने खोजा था, उन्होंने दिया था बॉवेल हाइपोथेसिस। ओके। धीरे धीरे करके जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं उसको रिमूव करते जाते हैं। और कुछ पूछना बेटा? चलिए, महन का केस आया है कॉम्बिनेशन बेसिस
होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। मैंने कहा था आपको कि जब भी क्वेश्चन लिखना है, कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है। अब आप इसमें जानना क्या चाह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कॉम्बिनेशन बेसिस होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, अब इसका क्या मतलब समझे मैं? इसका क्या मतलब समझा जाए? पूरा क्वेश्चन होना चाहिए ना, फिर आप जानना क्या चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, मेरे चलिए अच्छा। आगे प्रोसीड करें। चलिए महेंद्र, मैं आपको बेसिकली बता देता हूं। आपने पूछा होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर। देखो, मोनोमर समझते हैं, किसी भी चीज का जो कि यूनिट होता है दैट इज मोनोमर। और यू यूनिट बार बार अगर किसी बॉन्ड से बन करके और रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे बहुत से मोनोमर आपस में ज्वाइंट होकर के बनाते हैं पॉलीमर। ठीक, एक सिंपल सी चीज है। मैम एटलीस्ट यू शुड ऑन योर वीडियो। मैंने कहा था जितने बच्चे सब लोग अपना वीडियो जरूर ऑन करके रखा करिए। आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि नहीं, मैं वो भी तो समझूं। चलो आपने पूछ लिया, बाद में आराम फरमा रहे हैं आराम से। चलिए, तो ये चीज क्लियर हुआ ना। अगर वो सेम मोनोमर है पूरे में, मान लीजिए 10 मोनोमर का एक पॉलीमर बना है, अगर 10 के 10 सबके सब सेम मोनोमर यूज हुए हैं, तो ये हो गया हमारा होमोपॉलीमर। ठीक है, और अगर इनमें अलग अलग मोनोमर यूज हुए हैं तो इसे बोलेंगे हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, यस सर, यस सर। और जो क्वेश्चन होता है उसको कंप्लीट टाइप किया करिए। सारे बच्चों के लिए है, जो भी क्वेश्चन आपका उसको कंप्लीट टाइप करिए और फिर मुझे सेंड करिए, ताकि मैं समझूं कि आप जानना क्या चाहते हैं। आगे बढ़े। चलिए, जनरली हमारा एक कोडॉन दिया हुआ है सीक्वेंस AUG UUU UUC UUC UUU UUU UUC। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, इसके बीच में हमने गैप किया हुआ है, इसलिए ताकि आप समझ पाए कि 3 कोडॉन्स का एक बना हुआ है। राइट, जैसे ये एक कोडॉन हो गया, राइट, फिर ये दूसरा कोडॉन हो गया, तीसरा कोडॉन हो गया, चौथा कोडॉन हो गया, पांचवा कोडॉन हो गया। इस तरह से सारे कोडॉन्स बने हुए हैं। ठीक है, आप स्टार्ट से करेंगे कैसे, इनको काउंट कैसे करना है। स्टार्ट से 3-3 न्यूक्लियोटाइड का सेट बनाते चले जाइए। ठीक है, जब 3-3 न्यूक्लियोटाइड का सेट बनाएंगे तो आपका कितने अमीनो एसिड हुए वो क्लियर हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपके यूनिफॉर्म मान लो स्कूल में आए हैं, है ना, आप स्वयं सेवी हैं, सारे बच्चे खुद से मेहनत करके काम करते हैं, पूरा आया हुआ है। अब उसमें क्या क्या होगा यूनिफॉर्म में, आपका शर्ट, पैंट, टाई, शू और शूज और सॉक्स, यही होंगे यूनिफॉर्म में। अच्छा, अब आपको बोला बेटे काम करो, इनके सबके सेट अलग कर दो। तो आप क्या करिएगा, सारी शर्ट अलग, सारे पैंट अलग, ऐसे करिएगा। कैसे करिएगा, उस पूरे में से आप क्या करेंगे, एक शर्ट, एक पैंट, 2 मोजा, 2 जूता, एक टाई निकाला अलग, एक सेट हो गया। इसी तरह से तो सेट काउंट करिएगा ना, है ना।
और पता Yes, चला कि टोटल हमारे पास जितने भी पीस थे उसकी जगह आप बोलेंगे भाई इतने सेट बने, मतलब इतने स्टूडेंट के लिए है ये सेट। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जब हम कोड की बात करते हैं तो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड अलग करते चले जाइए। आपका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको ये अंडरलाइन किया 3 के सेट में, फिर अंडरलाइन किया 3 के सेट में, फिर अंडरलाइन किया 3 के सेट में। आपका जो भी सीक्वेंस आए उस, ये देखिए जल्दी के चक्कर में वो हो रहा है, हाँ समझ में तो आ रहा है ना सर। तो आप इस तरह से आपको उसको जो सीक्वेंस है आप उसको C3 के कोड में अंडरलाइन कर दीजिए, राइट। फिर पूछेगा टोटल कितने एमिनो एसिड, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 एमिनो एसिड। ये तो इजी हो गया, इजी हो गया ना। अच्छा जी, चलिए इसको अगर मैं कर दूं ये UUU है, ये इसको मैं कर दूं अगर UAA, क्या कर दिया मैंने? UAA। हाँ बेटा मैं सबके लिए थोड़ी कर दूं। अगर हमने इसको कर दिया UAA तो बताओ टोटल कितने अमीनो एसिड बनाएगा, फटाफट काउंट करिए। सर 6। 6 1 2 3 4 5 6 है ना? नहीं सर, UAA तो स्टॉप कोडॉन है ना, ये तो कोड ही नहीं करेगा किसी प्रोटीन को। एग्जैक्टली तो फिर अच्छा तो इसको काउंट करिएगा आप, है ना? यस सर। बेटा जब ये स्टॉप कोड आ रहे तो इसके आगे तो सिंथेसिस ही नहीं होगी। आपने बिल्कुल सही कैच किया है कि जैसे अगर स्टॉप कोड आएगा तो आपको काउंट कर 1 2 3 4 5। स्टॉप कोडान का कोई एमिनो एसिड होता नहीं है, आगे काउंट करेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ हमारे प्रोटीन में इतने एमिनो एसिड बनेंगे। समझ रहे हैं बात को मेरी? तो कई बार ट्रिकी करना है तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन में, जो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन पे, क्योंकि MCQ में मोस्ट करेक्ट ढूंढना पड़ता है, वो कई और लगता है सभी सही है, तो ऑप्शन कैसा है उस ऑप्शन के बिहाफ पर हमें मोस्ट करेक्ट चुनना होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमको। चलो तो अभी क्लियर हो गया हमारा कि इस तरह से हम लोग इनको काउंट करेंगे, राइट। Now try the opposite following is the sequence of the amino acid codon by an mRNA present the nucleotide sequences in the RNA। आपके पास यहाँ पर ये दिया हुआ है कौन सा कोडॉन किस एमिनो एसिड को बनाएगा, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है अगर पूरे इनके एमिनो एसिड लिखना शुरू करेंगे तो हमारा बनेगा मेथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, 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 क्योंकि UUU UUC और ये सब बाकी सेम है ना, तो UUU और UUC ये तीनों एक को ही कोड करते हैं। आपका UUU और UUC यही लेना तीनों, यस दिस वन UUU ये हो गया है ना। नेक्स्ट है हमारा UUC, ये भी फिनाइलएलेनिन है, दोनों फिनाइलएलेनिन है ना, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पहला मेथियोनिन, ऑलवेज रिमेंबर इट, फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ एनी पॉलीपेप्टाइड चेन मस्ट बी मेथियोनिन। मेथियोनिन इज टर्म्ड एज द इनिशिएशन कोडॉन। कई बार पूछते हैं व्हिच वन इज द इनिशिएशन कोडॉन। अब ऑप्शन में क्या आता है, AUG, GUG,
GCG GAG, क्या होगा आंसर? AUG। ठीक है, लेकिन अगर AUG ना हो, अगर AUG ना हो तो ये जो वैलिन के है GUU, GUC, GUA, GUG, अगर इनमें से कोई एक है तो वो मेथियोनिन को कोड करेगा ऑप्शन में, इनमें से जो कोई एक हो वो आंसर होगा। अगर AUG एब्सेंट है तो इनमें से कोई भी इनिशिएशन कोडॉन हो सकता है। क्लियर हो गया? रचना क्लियर हुआ? सर जो भी आपने बोला सर ये नहीं समझ में आया देखा? लास्ट में जो। नहीं नहीं, देखो मैं मुझे समझ आता कि कौन समझा नहीं, इसलिए टोक दिया। मैंने कहा मैं जल्द से लिख के आ जाता हूँ, ठीक है, तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए, ये 4 मैंने ऑप्शन दिया। क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन इज द स्टार्ट कोडॉन? क्या आंसर होगा? रचना, व्हिच वन इज स्टार्ट कोडॉन? महेंद्र, महेंद्र, ये ठीक है बेटा मधु, अगर ऐसा इशू नहीं वीडियो ऑन हो रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर साउंड भी नहीं आ रहा है तो आपको अपनी जगह बदलनी चाहिए। यस, थोड़ी ऐसी जगह पे बैठो बेटा जहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर्ली आ पाए। अच्छा सर आवाज आ रही है, क्लियर है। अब वीडियो नहीं, बंद कर दे तो आती है। कोई नहीं बेटा, यस का मैसेज था ना कि सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ जी अमित, व्हिच वन इज द इनिशिएशन कोडॉन? सर मेथियोनिन AUG। वेरी गुड, AUG होगा हमारा, राइट? दिस वन पक्का? लेकिन अगर इसको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, कौन होगा? अब कौन होगा? अब सेकेंड ऑप्शन में हमारा GUG अगर स्टार्ट में है इट कोड फॉर मेथियोनिन, अगर बीच में है इट कोड फॉर वैलिन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? तो फिर हमारा GUG ऑप्शन होगा। अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था, वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, hence it is unambiguous and specific। ये मेथियोनिन और सॉरी वैलिन या GUG ये इसका एक्सेप्शन है, बिकॉज इट कोड फॉर द 2 एमिनो एसिड। अगर स्टार्ट में है तो मेथियोनिन, बीच में है तो वैलिन। समझ गए बात की? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मैंने कहा हमारा एक सेंटेंस है दैट इज द जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस और जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। कि कोई एक कोडॉन एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा, दूसरे को कोड नहीं करेगा। ठीक, यानी कि अगर हमारा हमारा GCU है तो ये सिर्फ और सिर्फ एलेनिन को ही कोड करेगा, दूसरा किसी को कोड नहीं करेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं
कि GCU एलेनिन भी कोड कर रहा है, GCU एस्पिरिन भी कोड कर रहा है, एस्पार्टिक एसिड। ऐसा नहीं होगा, इसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक। लेकिन जो वैलिन के सीक्वेंस हैं दे आर एक्सेप्शन, क्योंकि अगर ये स्टार्ट कोडॉन के रूप में है तो मेथियोनिन को कोड करेगा, और अगर बीच में है तो वैलिन को कोड करेगा। ये एक्सेप्शन है, और इसलिए कहते हैं बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। आगे बढ़े। रचना अभी समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक, चलिए, तो हमने ये बेसिकली ये कोडॉन बना लिया यहाँ पर, राइट। अब क्या है, डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द अपोजिट? कैन यू नाउ कोरिलेट व्हिच टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न? समझ सकते हैं ना आप ये? अब म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड हम लोग समझे। हमने एक सेंटेंस लिया है, राम हैज रेड कैप। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है अभिषेक? यस सर। राम हैज रेड कैप, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? श्री राम के पास लाल टोपी है। मतलब राम नाम हो गया, हैज मतलब रखता है, रेड मतलब लाल, कैप मतलब टोपी। हर वर्ड का अपना मीनिंग है ना? अभी Yes, sir. इसमें से देखो, अभी आप जैसे हमने कहा ना, हम लोग 3-3 का कोडॉन बनाते हैं, समझ रहे? अब वही लेके चलना है। यहाँ पे 3-3 का सेट बना है, हमने एक चीज हटा दिया या जोड़ दिया, जो करना है वो करिए। बोलो, जोड़ना चाहते हैं कि हटाना चाहते हैं? चलो, आपके बुक में जोड़ा गया तो हम जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन। हटाएंगे तो डिलीशन। तो चलिए हम यहाँ पे जोड़ते हैं। एक हमने वर्ड जोड़ दिया, बी। कहीं पर भी हमने कहा जोड़ा? रेड के ठीक बगल से, रेड के ठीक बगल से हमने बी जोड़ दिया। अब क्या मतलब निकलता है? राम हैज। अब फिर से 3 का कोडान बनना है, तो BRE मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और क्लियर होगा आपको। समझ पा रहे इसको बुक में? समझ पा रहे कि नहीं राहुल? राहुल, सब लोग स्टैटिक पोजीशन में, ऐसा लग रहा है नेटवर्क नहीं आ रहा। राहुल, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चल जा। अब स्टैटिक पोजीशन में है, इट मीन्स कि आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही। बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। ओके। बीच में मुझे लगता है ऐसा कुछ ट्रबल हो गया था जिसकी वजह से आवाज ही नहीं आ रही थी। चलिए, आपके पास टाइम भी है, बहुत कम बचा है, हार्डली 10 मिनट का टाइम बचा है। कोशिश करते हैं। राम हैड रेड कैप।
चलिए मैंने कोशिश ये बता क्योंकि आपके बुक में काफी गैप है, उस गैप को देखे पता नहीं समझ पा नहीं समझ पा रहे, जरा इस पे देख लीजिए आप एक बार। यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ, क्या लिखा है, RAMSASREDCAP, यही लिखा है ना। अच्छा, अब इनको 3-3 के कोड में बांटिए तो क्या होता है, RAM राम, HAS हैज, RED रेड, CAP कैप, राम हैज रेड कैप। क्लियर? पहले तो मैंने पूरा लिखा हुआ RAMHASREDCAP, यहाँ तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या लिखा है, पल्ले पड़ रहा है क्या? लेकिन जब आपने इनको 3-3 के स्लॉट में बांटा तो मीनिंग निकली मीनिंग। अच्छा जी, अभी इसमें जो ये RAM ये मैंने लिखा था अल्फाबेट, इस अल्फाबेट के बीच में मैंने D ड्रॉप कर दिया। अब इसको 3-3 के कोड में लीजिए, तो राम हैज डी, इसके बाद कुछ पल्ले पड़ रहा है, ठीक वैसे जैसे यहां पर है आपके, ये कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं ना, राम हैज, ये तो समझ में आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो मैंने आई और ड्रॉप कर दिया बी के आगे, अब क्या बनता है हमारा, RAMHASBIREDCAP, ठीक है। इसको फिर हम कोड में बनाते हैं, 3-3 का स्लॉट दिया, तो राम ऐप, तो राम, इसके अलावा कुछ समझ में आया क्या लिखा है? आप अपने इसमें भी देख सकते हैं, राम हैज बिन EDCAP, कुछ पल्ले पड़ा नहीं, पल्ले पड़ा। अच्छा, मैंने एक जी और ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया तो क्या होता है, राम हैज बिन कैप, कुछ पल्ले पड़ा। बी का कोई मतलब नहीं, आई का मतलब नहीं, बी आई और जी आ गया तो मतलब हो गया। 3-3 राम हैज ए बिग कैप, मीनिंगफुल हो गया। इसका मतलब ये है बेटा, अब अपने बुक पे देखिए, इसका मतलब ये है, मैं जो स्क्रीन शेयर किया हूं देख रहे हैं आप इसको, या बुक है तो बुक में देखिए, राम हैज रेड कैप, अगर इसमें एक न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो भी सीक्वेंस है हमारा ये, अगर इसमें से कोई एक न्यूक्लियोटाइड आ गया तो पूरे फ्रेम को शिफ्ट कर देगा। ये जो फ्रेम बनाया आपने 3-3 का फ्रेम बनाया ना, वो पूरे फ्रेम को शिफ्ट कर देगा और मीनिंगलेस शिफ्ट, मतलब कि फ्रेम हो जाएगा हमारा, पूरा हो जाएगा ना। जहां एडिशन होगा वहीं से मीनिंगलेस शुरू, ठीक। अच्छा, दूसरा एडिशन कर दीजिए तो भी मीनिंगलेस रहा, वही रिजल्ट रहा। तीसरा कर दीजिए तो एक एमिनो एसिड एक्स्ट्रा आ गया और बाकी वही मीनिंग रहा। जैसे इसमें है हमारा BIG एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स्ट्रा, ठीक। अब डिलीशन करते हैं, चलो जब डिलीशन करते हैं तो राम हैज, हमने सबसे पहले R हटा दिया तो राम हैज EDCF, फिर हमने E हटा दिया तो राम हैज DCAP, फिर हमने D हटा दिया तो राम हैज कैप। अब भी एक मतलब निकल आया, रेड हट गया। यानी कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट करिए या 2 न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट करिए या डिलीट करिए तो पूरा मीनिंग बदल जाता है, लेकिन अगर 3 न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट करिए या डिलीट करिए तो सिर्फ एक एमिनो एसिड चेंज होता है, बाकी मीनिंग वही रहता है। इस तरह से जो म्यूटेशन होता है उसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अच्छा, कौन सा खतरनाक है, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज वाला, 2 न्यूक्लियोटाइड चेंज वाला या 3 न्यूक्लियोटाइड चेंज वाला? बहुत से बच्चे मुझे दिख नहीं रहे हैं, शैलजा वगैरह, शैलजा, कुलदीप, यू आर नॉट गिविंग द रिस्पॉन्स, जल्दी बोलिए। कितना टाइम लगेगा? अरे सिंपली दिख रहा है,
आपने एक डाला तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया, दो डाला तो भी पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो एक और दो बहुत एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन अगर 3 न्यूक्लियोटाइड डाल दिया तो फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक एमिनो एसिड या तो एक्स्ट्रा होगा या तो कम होगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत छोटी सी चीज है, इसको समझिए, अच्छे से रीड आउट करिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो जब कल ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो पूरे डाउट क्लियर करेंगे। ओके, चलिए। सो दिस काइंड ऑफ द अगर इंसर्ट किया तो बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, अगर डिलीट किया तो बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, और ये म्यूटेशन होंगे फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस इंसर्ट or delete in one or multiple codon, hence one or multiple amino acid and reading frame remains unaltered from the point onward। यानी कि अगर 3 के सेट में न्यूक्लियोटाइड आप डालिए या निकालिए, चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उतने एमिनो एसिड चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज कर दिया या 2 न्यूक्लियोटाइड चाहे इंसर्ट कर दो चाहे उसे डिलीट कर दो, पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा और मीनिंगलेस फ्रेम बनेगा। मतलब ऐसा एमिनो एसिड कुछ भी कोड नहीं करेगा, ऐसा सीक्वेंस कुछ भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। क्लियर? चलिए, अभी कोई डाउट है तो बताइए। डू यू हैव एनी डाउट? बोलो बेटा, बिकॉज यू हैव ओनली 1 मिनट। नहीं? ओके देन, ठीक है, इसको रीड आउट करिएगा। जब ऑफलाइन क्लास होती तो सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।